नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोविड की इस दूसरी लहर का कहर जमकर बरप रहा है उत्तर प्रदेश पर। बात करें तो L1 और L2 लेवल के अस्पतालों का पूरे प्रदेश भर में जो हाल है वो बदहाल है। ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी उतनी है। डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप बना हुआ है और जीवन रक्षक दवाओं और उनके अलावा जो मूलभूत दवाएं हैं उनके बारे में तो सोचिए ही मत कि किस हद तक उनकी कालाबाजारी हो रही है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। संकट भारी, लापरवाही जारी, नहीं रुक रही दवाओं की कालाबाजारी। लॉकडाउन लगाने से, जिसे आप एक तरीके का कर्फ्यू कह सकते हैं, आंशिक कर्फ्यू लगातार दूसरे हफ्ते भी वो कायम है, उसे लेकर के कुछ हद तक जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो 30-32 हज़ार से हट करके वो आंकड़ा 23 हज़ार के आसपास आ गया है। और बात राजधानी लखनऊ की करें तो 5 हज़ार से घट के ये केसेस जो नए संक्रमण के 24 घंटे में मिलते थे वो 1400 के आसपास आकर के रुक गए हैं। लेकिन अभी भी बेडों की हालत L1, L2 लेवल के, जिनका पोर्टल पर एक बड़ी व्यवस्था की गई थी कि आप वहां पे खाली बेड देख करके अपने मरीज को भर्ती करा सकते हैं, वो व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। पोर्टल पे बेड्स अगर अवेलेबल भी दिखते हैं तो अस्पताल जाने पर वो बेड खाली नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसी ही हालत एंटी फंगल और एंटीवायरस इंजेक्शंस की हो रही है। वो इंजेक्शंस जो और अन्य चीज़ों में भी मरीजों को काम आते हैं, और उन इंजेक्शंस की भी कालाबाजारी बढ़ गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से धरपकड़ भी जारी है। ऑक्सीजन को लेकर के भी जो कालाबाजारी हो रही है उसे लेकर भी जारी है, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं के साथ, जमीनी हकीकत को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से अभी तक उबर नहीं पा रहा। एक तरफ सरकार की तरफ से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाकर अगले सोमवार यानी 17 मई तक कर दिया गया, तो दूसरी तरफ अभी भी मरीजों को बेड, ऑक्सीजन और दवाएं नहीं मिल पा रही। प्रदेश भर में L2 और L3 लेवल के बेडों की किल्लत है। गंभीर मरीजों तक को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। राजधानी लखनऊ जैसी जगह में बेड नहीं मिल रहे। उधर DSO पोर्टल में बेडों की जानकारी भी नहीं मिल रही। बता दें कि खाली बेडों का पोर्टल को पूरा ब्यौरा देना होता है, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा। साथ ही पोर्टल पर मिली जानकारी से अस्पताल की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर पोर्टल पर बेड खाली दिख भी रहा है तो अस्पताल पहुंचने पर कहा जाता है कि जगह खाली नहीं है, सभी बेड फुल हैं। इसके अलावा बाजार में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं मिल रहे। हालात यहाँ तक खराब है कि दवा बाजार में जेनेरिक इंजेक्शन की भी मारामारी है। लोग बाजार से ब्लैक में इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। कालाबाजारी इस कदर है कि 300 से 400 का इंजेक्शन 5000 तक में बिक रहा है। ये इंजेक्शन और दवाएं बाजार से स्टॉक करके ब्लैक में सेल की जा रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है, मगर वो नाकाफी नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। देश में लगातार कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन अगर बात करें हम लखनऊ में तो कालाबाजारी अपने चरम पर है। वो चाहे इंजेक्शन हो, एंटीबायोटिक हो, एंटी फंगल इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन हो, सभी पर लगातार कालाबाजारी हो रही है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी नज़र आ रही है, क्योंकि जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है लगातार कालाबाजारी भी अपने चरम पर है। पुलिस तो कार्रवाई करती है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी मान नहीं रहा है कालाबाजारी करने से। जो इंजेक्शन 400 रुपये का आता है वो इंजेक्शन 5000 रुपये में बेचा जा रहा है। 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ा कर इंजेक्शन बेचा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पकड़ रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से लगाम नहीं लगा पाई है ऐसे लोगों पर जो लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं। क्योंकि कालाबाजारी करने से जो भी इंजेक्शन आराम से मिलना चाहिए था, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइन लगा रहे हैं,
फिर भी उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में काला बाजारी में खरीदना पड़ रहा है अपनों की जान बचाने के लिए। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या इस पर लगाम लगा पाती है, इस काला बाजारी को रोक पाती है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया है। तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी राजधानी लखनऊ कोरोना की इस दूसरी लहर से ज़बरदस्त तरीके से जूझती हुई नजर आ रही है। ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अब संक्रमण का जो चरम स्तर था, जो पीक थी, वो लगभग गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा प्रदेश अभी भी उस संक्रमण से जूझ रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो करीब 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच का वो समय जब हाहाकार अपने चरम पर था, किल्लत तो अभी भी है। और अगर गांव देहात और छोटे कस्बों, छोटे जिलों की बात करें तो पंचायत चुनाव के बाद वहां की स्थितियां बिगड़ी हैं। जिन जिन जिलों में पंचायत चुनाव हुए, उनके एक हफ्ते बाद से वहां पर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ रही है, किसी बड़े ज़िले में शिफ्ट करें, इन सब चीज़ों की खबरें आने लगी। और अब इसमें कोई दो राय नहीं, बरेली से लेकर के लखीमपुर तक जो भी ज़िले हैं वहाँ से बड़ी संख्या में मौतों की भी खबरें आ रही हैं। तो क्या इस वक्त बेड की स्थिति है, क्या उन जीवन रक्षक दवाओं की स्थिति है, क्या ऑक्सीजन और बाकी सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर है, यही सब जानेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। और बिना देर के आइए परिचय करा देते हैं। लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद शफी जुड़े हुए हैं। शफी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। आगरा से हमारे साथ अजेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं। अजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और बरेली से हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू जुड़े हुए हैं। शानू, स्वागत आपका। शफी, शुरुआत आपके साथ करेंगे। लखनऊ राजधानी है, करीब लगातार 1 महीने से ज़्यादा का वक्त मैं कहूँगी हो गया है। आपसे हम हर दूसरे तीसरे दिन लाइव रिपोर्ट ज़रूर जान लेते हैं अपने कार्यक्रम में। इस वक्त कैसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि 2 शिकायतें बड़े पैमाने पर मिल रही हैं कि L2 और L3 स्तर के बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इतने बड़ी संख्या में अस्पतालों को कोविड में बदलने के बावजूद, नए अस्पतालों के बावजूद, और दूसरा जीवन रक्षक दवाओं में भी घालमेल हो रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 से 1.5 महीना होने वाला है और जो कोरोना की महामारी है उसमें वो अपने चरम पर थी, लेकिन अगर बात से 2 दिन से तो कुछ हालात नॉर्मल आए हुए हैं। अब कुछ जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कालाबाजारी की, तो शुरुआत से ही कालाबाजारी ऑक्सीजन को लेकर शुरू हो गई थी, फिर इंजेक्शन को लेकर शुरू हो गई थी, फिर दवाओं को लेकर शुरू हो गई थी। ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लेकर जो सिलेंडर 15,000 रुपए के आसपास मिलता था, वो 50,000, 1 लाख रुपए के करीब कालाबाजारी करना शुरू हो गया। जो लगातार जो इंजेक्शन मिल रहा था 400 का, वो अब 5,000 रुपए के बिक रहे हैं। हालात बद से बदतर होते गए। सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए, कई टीम भी बनाई गई। डीएम का कहना था कि टीम बना के धरपकड़ भी करी जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने कई टीमें गठित की, कई लोग पकड़े भी गए। लेकिन कालाबाजारी पर अगर बात करें तो किसी तरह का अंकुश नहीं लग पाया और भयानक स्थिति होती रही। और अगर अस्पतालों की बात करें L1 L2 की, तो अगर बात करें कि जो पेशेंट वहां पर पहले से ही एडमिट है, जिनकी कोरोना पॉजिटिव आई थी, फिर जब उनकी रिपोर्ट, जो अभी ताजा खबर आपको बता दें चाहिए, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव भी आ गई है, तो वो भी अभी तक बेड नहीं खाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि अगर हम यहाँ से बेड खाली करते हैं और बाहर जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं संक्रमण हमको जकड़ न ले। तो एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जो निगेटिव भी आ जा रहा है तो वो जल्दी से बेड नहीं खाली कर पा रहा है। और कालाबाजारी तो अगर बात करें तो अपने इस तरह चरम पे है कि कहना ही मुश्किल हो पा रहा है। धरपकड़ तो चल रही है पुलिस द्वारा, लेकिन इधर धरपकड़ करते हैं तो उधर दूसरे लोग शुरू हो जाते हैं। कई लोग इसमें शामिल हैं। कई लोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सभी जगह लगातार कालाबाजारी हो रही है। पुलिस बहुत कोशिश कर रही है, लाख कोशिश कर रही है, पकड़ भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकाफी जरूर साबित हो रहा है। जी ऐश्वर्या, मतलब कालाबाजारी पे जो नकेल है, बिल्कुल, मतलब कालाबाजारी पे जो नकेल है वो उतने ढंग से नहीं लग पा रही कि ये रोकी जा सके और आम जनता को कुछ सहूलियत मिले। हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, इस वक्त आगरा की क्या स्थिति है, वहां मामले किस स्तर पे बढ़ रहे हैं और क्या उस स्तर पर लोगों को सुविधाएं दी जा पा रही हैं? अजेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो चलिए हम दोबारा अपने सहयोगी अजेंद्र के पास जाएंगे। हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे सहयोगी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जी, हमारे सहयोगी हमारे साथ शानू जुड़े हुए हैं बरेली से। शानू, आपके पास आना चाहेंगे, बरेली में इस वक्त क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया था, बरेली से लगातार ये खबरें आ रही थी कि वहां ऑक्सीजन की कमी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, इस वक्त कैसी स्थिति? तो कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया था और आसपास के गांव के सीएचसी का भी उन्होंने निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने सारी की सारी सेवाएं दुरुस्त पाई थी। लेकिन बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन बिल्कुल नाकार है और साबित नजर आता हुआ आता है। मुख्यमंत्री हो चाहे कोई प्रभारी मंत्री हो, जब वो दौरा होता है तो सारी सेवाएं तुरंत ही दुरुस्त कर दी जाती हैं। बात की सेवाएं फिर से ही वैसे व्यवस्था बेकार हो जाती है। देखिए, जब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बरेली देखने को मिली थी, जिसके बाद विधायक क्योंकि भाजपा विधायक, सत्ता के विधायक हो या राष्ट्रीय राजेश अग्रवाल जी हो, उन्होंने भी ट्वीट किए थे सूबे के मुख्यमंत्री, तो जिसके बाद झारखंड से और बोकारो वगैरह काफी जगह से ऑक्सीजन बरेली को मुहैया कराई थी। और इसी बीच कल की बात करें तो कल ही केंद्रीय मंत्री, भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं संतोष गंगवार, उन्होंने भी ट्वीट किया है और सीएम को चिट्ठी लिखी है कि भाई बरेली के जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं नकारा साबित होते हुए नजर आते हैं और वो इतनी बड़ी व्यवस्था पर उनको बनाया गया है, बैठाया गया है, लेकिन जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाते और स्वास्थ्य विभाग की भी यही लापरवाही सामने आती है कि वो किसी भी मरीज का या फिर किसी भी नेता का, किसी भी जो समाज सेवी है उसका फोन उठाना सही नहीं समझते हैं और तीमारदार हो या फिर मरीज हो, वो तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की अभी तक भारी किल्लत देखने को मिली थी। अब हालांकि राहत भरी बात यह, लॉकडाउन लगने से कहीं ना कहीं बरेली में केसों को राहत देखने को मिल रही है। जो अभी तक 1000-1500 की संख्या पार होती थी, वो अब आधी होती चली आई है। और ऑक्सीजन की बात करें तो जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी की मंजूरी मिल गई है, जहां पर उसका कार्य अब शुरू हो गया है। और इसी के साथ 300 बेड कोविड हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए मंजूरी दे दी गई है। जी ऐश्वर्या। ठीक है, यानी कि लॉकडाउन लगने से कुछ हद तक केसेस में कमी आई है। यही सवाल आपसे भी अजेंद्र, आगरा में जो आप कहेंगे आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद केसेस में क्या कमियां आई हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव होने के बाद केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अब क्या कमी आ पाई है? करते हैं तो आगरा के हालात जिस तरह से पिछले 1 से 1.5 महीने की अगर देखा जाए तो तमाम आगरा में कोरोना का कहर देखने के लिए मिला। शमशान घाट का कब्रिस्तान के बाहर लाशों को वेटिंग करते हुए देखा गया, जहां लोग इतने भयभीत थे कि लगातार आगरा की तमाम खबरें चली और पूरे देश विदेश में भी आगरा की खबरें चली। और ऑक्सीजन की किल्लत की हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे के बाद एक व्यक्ति का नंबर आता था जो अपने मरीज के तीमारदार ऑक्सीजन लेने के लिए आते थे। हॉस्पिटलों का यह आलम था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, ये नोटिस छपा कर दिया जाता था और उसके बाद हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती हैं उनके तीमारदार सिलेंडर लेकर, चाहे वो हालात कैसे भी हैं, उनको भरवाने के लिए जाते थे। अगर पिछले 2 से 3 दिन की बात करते हैं और जिस तरह से आंशिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसको कि 2 मई के बाद लगाया गया है, उसके चलते अब आंकड़ों में कुछ कमी देखने के लिए मिली है। ऐश्वर्या, अगर हम बात करते हैं पिछले हफ्ते की तो 600, 700 और 800 के आसपास का ये आंकड़ा था। लेकिन वहीं अगर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो कोवैक्सीन की अगर बात करते हैं तो वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं आगरा में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक वैक्सीन लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज के लिए लोग भटक रहे हैं, लेकिन अभी भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है। तकरीबन 200 के आसपास आगरा में प्राइवेट और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। और बड़ी बात है कि जिस तरह से आज 18+ का वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, उसमें कुल मिलाकर 22 सेंटर आगरा में बनाए गए हैं, जो कि देहात की 18 CSC में है और 4 आगरा के शहरी इलाकों में ये सेंटर बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आपदा में अक्सर सबको बनाने वाले, कालाबाजारी करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जो सिलेंडर भावनगर से 7,500 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर मार्केट में मिला करता था और वो सिलेंडर 1 लाख रुपए तक खाली सिलेंडर की रेट में बिका, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को अपने घर के मेंबर को बचाने की एक ख्वाहिश रहती है और सांसों की डोर न टूट जाए, उसके चलते कीमत कुछ भी हो, बस वो सामान मिलना चाहिए। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर का ही नहीं, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि फेविफुली दवाई है और तमाम ऐसी जो टैबलेट है जो कोरोना की बीमारी में यूज करी जा रही है, पहले उन पर 15 से 20% तक
लैब होकर मिलता था, लेकिन आज वो सभी दवाई MRP पर मिल रही है। और यही आलम रेमडेसिविर इंजेक्शन का है, जिसकी MRP 1700 रुपए होती है, लेकिन आज उसकी कीमत तकरीबन 50,000 देखी गई। और जो कोरोना का कहर यहाँ पिछले महीने चला, अगर आज से 15 दिन पहले की हम बात कर लेते हैं तो ऐश्वर्या उसकी कीमत 1 लाख रुपए तक भी पहुंच गई। और वहीं सरकार और प्रशासन की हम बात करें कि जिस तरह से कहा गया तो अस्पताल में बेड खाली हैं, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये सब जब उजागर हुई, लोगों ने तमाम सोशल मीडिया पर सरकार और सरकार के सिस्टम को कोसा। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट होती गई कि ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल के बाहर, मरीज सड़कों पर तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल के गेट के बाहर तड़प रहे हैं कि गरीब व्यक्ति है उसको एडमिट कर लिया जाए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल से लौटाया नहीं जाए, गरीब अगर व्यक्ति है तो उसके इलाज का पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन जमीनी हकीकत में ऐश्वर्या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राइवेट अस्पताल आगरा में खोले गए हैं, पहले 46 अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया, लेकिन उसके बाद जहां शिकायतें मिलती गई और सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल मालिकों ने पोस्ट करना शुरू किया कि हमारे ऑक्सीजन नहीं है, बढ़ता गया। बिल्कुल, यानी कि जो दावे किए गए, जमीनी हकीकत उन दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यही जमीनी हकीकत शानू आपसे भी समझना चाहेंगे। बरेली की जो केसेस इस वक्त आ रहे हैं वो L2 और L3 लेवल के हैं, यानी कि कोविड पेशेंट जब सीरियस हो जाता है उसे 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए, उसे अस्पताल में बेड चाहिए ही चाहिए, वो घर पे आइसोलेट होकर के इस वक्त नहीं रह सकता है। ऐसे L2 और L3 बेड्स की कंडीशन बरेली में इस वक्त क्या है? बताना चाहूंगा, जो कि L2 और L3 हॉस्पिटल के बेड की व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन, चाहे प्राइवेट हो सरकारी अस्पताल हो, वहाँ के लोग, वहाँ का प्रशासन आखिरकार मरीज के लिए सिर्फ एक ही बात कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है। लेकिन बेड की व्यवस्था रोज जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे ग्रुपों में लिस्ट आती है, स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप में लिस्ट आती है, उसमें बेड की व्यवस्था और बेड खाली होने की सूची भी जारी की जाती है। लेकिन अगर कोई भी तीमारदार अपने मरीज एडमिट कराने के लिए अब अस्पताल पहुंचता है, साफ मना कर दिया जाता है अब बेड की उपलब्धता है या फिर वेंटिलेटर नहीं है या फिर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस बीच अगर कोई रुतबे वाला व्यक्ति उस जगह पहुंच जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उसको भर्ती करा लिया जाता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल यही चीज मैं समझना चाह रही थी कि धरातल की वो दो चीजें अभी भी नहीं बदली हैं। मरीज के तीमारदार पहले से ऑक्सीजन लेकर के आए और जो बेड पोर्टल्स पे नजर आ रहे हैं, अस्पताल में पहुंचिए तो वो खाली नहीं मिलते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम दर्शकों, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये जो ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश है कोविड को लेकर के वो जारी रहेगी। ब्रेक आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले सुनिए गर्भवती महिलाओं के लिए महिला रोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। ICMR के अनुसार हमें कोरोना काल में 4 जांचों की अति आवश्यकता है, जो कि हमारी 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते पे होनी है। इस दौरान पे आपका जो टीकाकरण है, जो आपकी सामान्य जांचें हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड है, ये सब डॉक्टर द्वारा कराई जाएगी। इस कोरोना काल में आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखना और मास्क पहनना है। अब जान लीजिए बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं सरकार के अनुभवी डॉक्टर। इस कोरोना काल में माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है, खास तौर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उनके अंदर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं आए, तथा यदि उनके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की शिकायत होती है तो टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय ले सकते हैं। ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये कोरोना हो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही प्रयास है उत्तराखंड सरकार का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह कोविड का संकट बहुत भारी है, लेकिन अभी भी दवाओं की जो कालाबाजारी है वो जारी है, वो रुक नहीं पा रही, उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से, बरेली से, लखनऊ से, जिनसे हम जान रहे हैं कोविड को लेकर के इस वक्त धरातल परिस्थिति क्या है, चाहे वो बेड्स को लेकर के हो, दवाइयों को लेकर के हो, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के हो या मरीज की रिपोर्ट को लेकर के हो। फिलहाल लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहेंगे शफी, लगातार जो इंजेक्शंस की कालाबाजारी की खबर आ रही है उसे लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी जो परिस्थितियां हैं वो स्थिर नहीं हो रही, वो सुधर नहीं रही हैं। एक आम आदमी बनके आप इस वक्त सबसे बड़े थोक दवा मार्केट में अगर वो इंजेक्शंस लेने जाएं जो जरूरी हैं, वो अभी भी आपको ब्लैक में ही मिलते हैं, आपको दुगने तिगने दामों में मिलते हैं। क्या कहा जा रहा है इस पर प्रशासन की तरफ से? तो चल ही रही है, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने कई गाइडलाइन चालू करी है, कई फोन ऐसे नंबर जारी किए हैं कि जिनसे अगर आपको दवाई चाहिए या आपको इंजेक्शन चाहिए तो उस पर फोन कर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब उस पर फोन किया जाता है तो ना ही फोन उठता है, ना ही किसी से बात हो पाती है। तो परिजन मजबूरी में जाते हैं जब मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए, तो वहां पर कहा जाता है दवाई नहीं है, तो पीछे के रास्ते से कहीं ना कहीं दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, और कालाबाजारी करते हुए जो इंजेक्शन 1000 रुपए के आसपास, 1500 रुपए के आसपास मिलता है तो उसको 5-10 20 हजार रुपए में बेचे गए हैं। और अगर बात करें रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है, डॉक्टरों का साफ कहना है कि अगर घर पर आइसोलेट है तो घर पर ये इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हैं, और बिना डॉक्टर के अथराइज किए हुए, बिना डॉक्टर की सलाह के और बिना डॉक्टर के इसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोग खुद इसको खरीद कर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए इसको लगाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और कालाबाजारी तो इस कदर जारी है कि लाख कोशिश कर ले सरकार, लाख कोशिश कर ले प्रशासन, लेकिन इसको रोकने पूरी तरीके से विफल और नाकाम है, क्योंकि कालाबाजारी करने वाले कालाबाजारी भी कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। अभी किसी को भी अगर इंजेक्शन चाहिए और चले जाइए मार्केट में तो आपको साफ कह दिया जाएगा नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे दलाल खड़े होंगे जो कि साफ कह देंगे कि अगर आपको इंजेक्शन चाहिए तो अगर यहाँ 500 का है तो 50,000 दीजिए, अभी आपको मिल जाएगा। तो मजबूरी में कहीं ना कहीं परिजन अपने जो मरीज बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी आखिरी सांसें चल रही है, बचाने के लिए अपना घर बार बेच के, सब कुछ बेच कर भी इलाज करा रहा है, ऑक्सीजन खरीद रहा है, दवाई खरीद रहा है, इंजेक्शन खरीद रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जान भी नहीं बच पा रही है और लूट भी रहा है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, बिल्कुल आपने सही कहा, वो तीमारदार जो कि एंड वक्त पर हैं, वो पैसे दे करके जैसे तैसे सिर्फ अपने मरीज की जान बचाना चाहते हैं, उस वक्त ब्लैक मार्केटिंग या दुगने तिगने दाम मायने नहीं रखते। लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए ये गरीब आदमी की जेब पर कितना भारी पड़ रहा है। आगरा से हमारे सहयोगी अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, इस वक्त हम बात दवाओं की कालाबाजारी की ही कर रहे हैं। आगरा में क्या स्थिति है इस वक्त? जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जिसमें हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एंटी फंगल इंजेक्शंस की बात करते हैं, जिसमें हम रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस की बात करते हैं, उनकी वहां पर क्या स्थिति है? जमीनी हकीकत की हम बात करते हैं, दवाई का बाजार काफी गर्म यहाँ पर हो रखा है। जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं, तो जमीनी हकीकत में ये इंजेक्शन आज मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। और प्रशासन की बात कर लेते हैं तो आगरा के सीएमओ द्वारा आज से 3-4 दिन पहले कहा गया कि 40 इंजेक्शन डेली आते हैं, जो कि आगरा से ड्राइवर जाता है सरकारी और लखनऊ में लाइन में लगने के बाद लाता है। ये एक बड़ी बात थी कि जिस तरह से कहा गया कि 40 इंजेक्शन डेली आते हैं। मरीजों की हम बात कर लेते हैं तो 2 कोविड सेंटर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में है, 26 प्राइवेट कोविड अस्पताल बनाए गए जिनको कि कोविड में के मरीजों को वहां भर्ती की बात की गई है, जहां पर कुल मिलाकर ये आंकड़ा 600 से 700 होता है और 1000 के आसपास मरीजों का ये आंकड़ा आता है। तो 40 इंजेक्शन आखिर किस किस मरीज को लगेंगे, जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा। ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको अजेंद्र, थोड़ा सा रोकना चाहूंगी यहाँ पे। अपने दर्शकों को सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। आइए।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखिए आपने, वो अयोध्या में कैसे कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे। फिलहाल बहुत धन्यवाद शफी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजेंद्र आपका भी धन्यवाद, शानू आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।